उनकी खुशी ये थी कि वो पहली बार किसी साइंटिस्ट से मिले, काम कर रहे हैं। कितने देशों में अभी काम चल रहा है? अभी हम लोग प्रेजेंटली जो हैं 42 कंट्रीज में अवेलेबल हैं। सोलर हमारी स्टार्टिंग थी जी। और इस समय हम लोग 37 अलग अलग तरीके के बिजनेस में, और जो गरीब लेडीज हैं, विधवा हैं, जी। ऐसी महिलाओं को हम लोग उसमें काम दे रहे हैं। आपके अपने कॉलेजेस भी? और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नींव हम लोग जी रख रहे हैं। मालवीय जी की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? उनकी तो मालवीय जी पहले पर्सन थे जिन्होंने बीएचयू में वैदिक स्टडीज लड़कियों के लिए स्टार्ट किया। तो आप बताइए कि उद्योगपति और व्यापारी में अंतर बताइए। इंडोनेशिया में हम लोग एक बंदरगाह बना रहे हैं, पोर्ट। जी। ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। क्योंकि आपने 20 से अधिक किताबें लिखी हैं। मुझे पहली किताब लिखने में 10 साल का समय लगा। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? भगवान जरूर आपसे मिलेंगे, आप उस लायक तो बनिए। एक ऋषि जी ने मुझे 1.25 किलो का पुखराज गिफ्ट किया। बहुमूल्य चीजें हम लोग छुपा लेते हैं। विज्ञान जो है वो आध्यात्म के आगे एक बिंदु भी नहीं है। आपकी विचारधारा कौन सी पार्टी से मेल खाती है? हमें उसी पार्टी को चुनना चाहिए जो हमारे देश, धर्म और सनातन परंपरा को बचाने के लिए काम करे। अब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से आई है तब तो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर हुई है, उनका खजाना भी बहुत बड़ा है। ऐसा क्या कारण हो जा रहा है कि पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है और हम सुनने के लिए है कि कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आपको मिलने वाली है? बहुत सी ऋषि सत्ताएं जो हैं बहुत अद्भुत हैं, और वो लोग हैं कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विवाह जरूर करना चाहिए। 150 करोड़ लोगों के देश में आप कैसे ये सोच सकते हो कि गवर्नमेंट के लोग जो है 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़ लोग जो है 150 करोड़ लोगों को संभाल ली। तुमसे मिला तो यूं लगा हमको इलाहाबाद में गंगा नहा कर बैठ गए। खंड है पंच हिमालय से कथिता, नेपाल कूर्मांचलो केदारोथ जालंधरोथ रुचिर काश्मीर संयोन्ति। हिमालय के 5 खंड हैं जिसमें कूर्मांचल जो है बहुत ही ख्याति प्राप्त खंड माना जाता है। उसी की तलहटी पर, कूर्मांचल और केदार खंड के तलहटी पर हरिद्वार शहर बसा है, जिसको हम आध्यात्मिक नगरी कहते हैं। वहीं पर निवास करने वाले, वहीं पर शांति कुंज पर के प्रकांड विद्वान, गायत्री को सिद्ध करने वाले वेद पुरुष पंडित श्री राम शर्मा जी के शिष्य, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने 150 से भी अधिक इन्वेंशन किए हैं, 20 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, और जो कुशल और सफल व्यवसायी तो हैं ही, साथ में अध्यात्म की गहराई को जानते हैं। बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से उसको एक्सप्लेन करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम को समय आपने दिया। ऐसे हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश जी, आपका वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम की तरफ से, दर्शकों की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। जैसा अध्यात्म की बात है, हम भारतवर्ष में रहते हैं सर। भारतवर्ष में कहा जाता है कि अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि वो भौतिकवाद को ही सर्वोत्तम मानता है और बहुत अधिक कमाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, उसके बाद प्रसिद्ध होता है, उसके बाद दुनिया से चला जाता है। लेकिन जब हमारी टीम ने आपको जाना, समझा और आपके बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि आपने इतनी अधिक किताबें पढ़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कंपनी जो सोलर के ऊपर काम करती है, उसके आप फाउंडर हैं। कंपनी का नाम एएसआर दीप है, और उसके बारे में ज़्यादा आप बताएँगे। मैं सबसे पहले सर यही आपसे कहूँगा कि इस कंपनी के बारे में आप बताइए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरी कुछ इन्वेंशंस हो रखी थी, और उस समय मैं जॉब के लिए बहुत चेज़ कर रहा था। जी। इसरो, डीआरडीओ, हर जगह ही। बट जी। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मुझे, जी सर। वो हमेशा ही एक फ्रेशर्स के रूप में देखी जाती थी। जी। ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन एज से नहीं आता है। जी। ठीक है, आप 5 साल के बच्चे का जो ब्रेन है, वो 50 साल के उम्र के व्यक्ति से अच्छा काम कर सकता है। जी।
ये डिपेंड करता है ब्रेन किस तरह से डेवलप हुआ है, वो किस तरह के डीएनए को लेके आया है, जी। उसका जन्म कैसा हुआ है, जी बहुत सारे चीज़ें जी साइंटिफिक और आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों जी काम करते हैं इसमें। साथ ही कुछ प्रयोग होते हैं जी जिनको आप ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए प्रयोग जी कर सकते हैं। जी सर। तो ये एक ऐसा कारण रहा और उसी समय मेरी मुलाकात जो है हमारे प्रेसिडेंट कलाम जी के साथ हुई जी और उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन कंपनी। जी तो इच्छा तो मेरी बहुत रहती थी बट कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है, कुछ भी पता ही नहीं था, जी कुछ भी नहीं पता था जी मुझे। फिर कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली मैंने। मैं एक ब्यूरोक्रेटिक परिवार से हूँ। जी परिवार में सभी लोग तैयारी ही करते हैं जी ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस पार्ट को लेकर के। तो हमारे एक परिचित हैं, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक सीए से परिचय कराया मेरा। सीए के बारे में पहली बार मैंने अपने जीवन में जाना कि सीए जैसा वर्ड क्योंकि आप होता है। ब्यूरोक्रेट परिवार से थे तो वहीं पे हाँ, ज़्यादा ध्यान। और एजुकेशन बैकग्राउंड भी मेरा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का रहा। जी तो सीए जैसी टर्मिनोलॉजी से बहुत दूर कोई लेन देन भी नहीं था। फिर सीए सीएस जी इन लोगों से मुलाकात हुई मेरी और वहाँ से मेरी पहली कंपनी जो है वो बनी। जिस सीएस से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, उन्होंने कंपनी जो है एक बनी बनाई कंपनी मुझे दे दी। जी ठीक है। उनकी खुशी ये थी कि वो पहली बार किसी साइंटिस्ट से मिले थे। क्या बात। तो वो आज भी हमारे साथ, हमारे सीएस वही हैं। जी सर। तो ये एक स्टार्टिंग हुई और शुरुआती दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियाँ देखी। ये शुरुआत कौन से वर्ष में की सर आप? 2009 जी 2009 में बेस पड़ा इसका। जी और 10 अक्टूबर हमारा फाउंडेशन डे मनाया जाता वाह। है। स्टार्ट थोड़ा पहले से ही हो गया था बट 2010 2009 10 10 अक्टूबर अक्टूबर जो है जी सर। वो हमारा फाउंडेशन डे हर साल हम लोग जी उसको मनाते हैं। वहाँ से एक स्टार्ट हुआ, सोलर में हम लोगों ने काम शुरू किया जी और शुरू के 6 महीने हमारे इतने खराब बीते जी कि पहले 6 महीने में हमारी कोई सेल ही नहीं हुई। जी ठीक है। डेबिट क्रेडिट तक मुझे समझ में नहीं आता था जी उस टाइम में। एक साइंटिफिक माइंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सिर्फ इतने तक ही सीमित। लेकिन जब आप किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और किसी डेवलपमेंट की जो न्यू होती है ना जी ज़रूरत जो है वो जननी होती है। क्या बात हाँ, है। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ जो है आप सीखते चले जाते हैं। जीवन जीवन इसी का नाम है। तो ये स्टार्ट हुई हम लोगों की। 6 महीने बाद हमें जो है पहला ऑर्डर जो है एक छोटे से गाँव से मिला जहाँ पे बिजली ही नहीं थी। अच्छा हाँ। वो गांव कौन सा सर? चंदौली का एक गाँव था, वाराणसी के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, जी वाराणसी से कट के बना हुआ है जी चंदौली। जी चंदौली में एक गाँव है, गाँव का नाम अभी याद नहीं है मुझे। जी जी उस गाँव में बिजली उस समय नहीं थी। जी तो एक छोटा ही लड़का था, ग्रेजुएशन वो कर रहा था। वो उसके फादर दुबई में काम करते थे, जी लेकिन वो लोग जो है अंधेरे में रहते थे घर में। अच्छा तो वो किसी तरह से कनेक्ट हुए हमारी कंपनी के साथ और हमारे ऑफिस आए वो लोग और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक सेटअप जो है लगा जी दीजिए। तो उस समय बहुत छोटे पैकेजेस हम लोग बनाते थे। जी 3 लाइट्स और 2 फैन का एक पैकेज हुआ करता था जो 18,000 रुपए का एक पैक जी देते थे, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सेटअप हमारा जो है जी स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम लोगों ने दोबारा कभी पीछे घूम के नहीं देखा, जी मुड़ सर। के नहीं देखा। जी दुनिया की ऊंचाई पे आज हम लोग हैं जी और वो 200 वॉट का सेटअप जी आज हम लोग 3000 मेगावाट से भी ज़्यादा क्या बात है। सेटअप पे काम कर तो रहे हैं। कितने देशों में अभी काम चल रहा है सर? अभी हम लोग प्रेजेंटली जो हैं 42 कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं क्या बात है। वाह। और बिजनेस के अलग-अलग विंग्स में हैं। जी ठीक है, सोलर हमारी स्टार्टिंग थी जी और इस समय हम लोग 37 अलग-अलग तरीके के बिजनेस में अच्छा इन्वॉल्व हैं। तो 2-4 बता दीजिए सर। ऑर्गेनिक फूड्स है, जी ये एक बहुत मेन एरिया और है। बहुत ज़रूरी भी है हाँ, वर्तमान के परिवेश एरोमा में। है,
जी। एरोमा हम लोगों ने एरोमा की अपनी ही कहानी है। जी। एरोमा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया। इतने कठिन शब्द एरोमा हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अच्छा, एक्सप्लेन। एरोमा मतलब जैसे अगरबत्तियाँ, धूप ये जी जी सब जी होता है, जी तो इनको एरोमा कहा जाता है, जी। सुगंध वाली सुगंध वाली चीजों को चीज़ें। एरोमा कहा हाँ, जो आपके घर को, वातावरण को शुद्ध रखे। भक्ति के लिए जी प्रयोग में आते। तो एरोमा की कहानी बहुत अजीब-सी थी। जी 2010 में हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने सीखा। जी तो उस समय लोग कहते थे साइंटिस्ट ये पागल हो गए हैं, अब ये अगरबत्ती जी बनाएँगे। जी बट जो विज़न था हमारा जी वो बहुत अलग था। एरोमा में हमारे यहाँ सिर्फ़ लेडीज़ काम करती हैं, जी ठीक है? और जो गरीब लेडीज़ हैं, विधवा हैं, जी ऐसी महिलाओं को हम लोग उसमें काम देते हैं। जी उनका ग्रुप बनाते हैं, जी एक समूह, उनको जी ट्रेनिंग दी जाती है जी और ऐसी-ऐसी महिलाएँ इन्वॉल्व हुई, जी जो एक समय खाना खा लें तो दूसरी बार खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी उनकी स्थिति होती थी जी। और आज वो लगभग 6,000 से लेके 30,000 तक महीने कमाती हैं, क्या बात है सर! ये इस सेगमेंट आपका से। जो आपकी हाँ, सोच ने बहुत इम्पैक्ट किया इस पे। जी एकदम। और इसको हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश में हैं जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जी सर। इसको एक्सपोज़र ला सकें और इसके द्वारा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण, जी एम्पावरमेंट में जी काम हो पाए। जी। और इसी तरीके से बहुत सारे एक आध वेंचर्स। और बता दीजिए सर। इंजीनियरिंग हमारा एक डिवीज़न है, जी ऑटोमोबाइल्स में हम लोग हैं, जी। इलेक्ट्रिक। आपके अपने कॉलेजेस भी। हाँ, कॉलेजेस एजुकेशन में हम लोग जो है स्कूली शिक्षा से लेकर के जी कॉलेज तक के एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं जी। और अभी जो है एक यूनिवर्सिटी की भी हम लोगों ने नींव रखी है। सर तो थोड़ा-सा उसके हाँ, बारे में भी बता दीजिए। जल्दी ही मतलब जी, उसको अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करना नहीं करना चाहेंगे। चाहिए। जी, हाँ, और ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग उसका पॉडकास्ट आप बिल्कुल। लोग ही जी हाँ, और प्रमोशन के लिए भी हम प्रमोशन आपसे जो है। निवेदन हाँ, करेंगे। एकदम, एकदम। क्योंकि बचपन मेरा बीएचयू में बीता। बिल्कुल। मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय बनाया जी, वो मुझे नहीं पता खुदरंग आप है। लोगों ने उसको घुमाया या नहीं घूमा घुमाया। तो नहीं है लेकिन लेकिन अगर सुना बहुत है। आप बीएचयू को अगर आप घूम लेंगे, काशी जी, विश्वविद्यालय को, तो आपको लगेगा कि विश्वविद्यालय होना कैसा चाहिए। जी, पहली चीज़ तो ये है, जी, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, एरिया वाइज़ सेकंड है जी। और स्टूडेंट स्ट्रेंथ में फर्स्ट क्या बात है! विश्वविद्यालय ये है। एक नई जानकारी मुझे हाँ, मिली उसके लिए। इसके अलावा जो है 110 साल उस विश्वविद्यालय को हो बिल्कुल। गए हैं। जी, 1916 में नींव जी, रखी गई थी और बहुत सरप्राइज़िंग बात ये थी कि हमारे गुरुदेव जो हैं, जी। उस विश्वविद्यालय की जब नींव रखी गई थी तो वो 5 साल की उम्र के थे क्या और बात! वो भी थे वहाँ पे, जी, उस नींव को रखने में। जी, मदन मोहन मालवीय जी ने पहली दीक्षा गायत्री की गुरुदेव को उन्होंने ही दी। वाह! हाँ, बाद में सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने जी, उनको दीक्षा दी और शायद ऐसा ही कुछ गुरुदेव कराना चाह रहे हैं। जी, इसलिए एक और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नींव हम लोग जो है जी। रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर मैं चूँकि बीएचयू के बारे में आपने कहा और हम लोग घूमेंगे भी, सारी चीज़ें जानेंगे। मैं मालवीय जी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मालवीय जी की कौन-सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? उनकी क्या-क्या ख़ासियत है जो आप अपने भीतर देखना चाहते हैं? देखिए, मालवीय जी का जो व्यक्तित्व है, पहला तो वो बहुत ही सनातन को लेकर के, जी, हिंदुत्व को लेकर के, जी, देश को लेकर के जी, बहुत अडिग रहे हैं, जी, ठीक है? बहुत सिद्धांतवादी रहे हैं, जी, पहली चीज़, जी, ठीक। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएँ, भारत देश में वैदिक अधिकार जो है, जी, स्त्रियों का, लड़कियों का, जी, उनको पढ़ने से मुगल काल से जो परेशानियाँ हमारे देश में खड़ी हुई, जी, तो हमारे यहाँ लड़कियों को रोक लगा दिया गया कि आप जो है वैदिक स्टडीज़ नहीं कर सकती हैं। जी, तो मालवीय जी पहले पर्सन थे जिन्होंने बीएचयू में वैदिक स्टडीज़ लड़कियों के लिए स्टार्ट किया। जी, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। जी, दूसरी बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने जितने बच्चे थे, जी, उनके लिए बीएचयू में एक गौशाला का निर्माण कराया और जी। सभी बच्चों को वहाँ से दूध दिया जाता था। क्या बात! ठीक है, अभी प्रेज़ेंट में बहुत स्ट्रेंथ अधिक हो गई है, जो तो अभी नहीं हो पा रहा है, जी, लेकिन उनके बेस में ये था। जी, साथ ही उस विश्वविद्यालय को मालवीय जी ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद जानते भी होंगे कि
मालवीय जी ने उसको कहते हैं कि भीख मांग के भीख बनाया, मांग के, जी। ठीक मैं है। इसलिए चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा, क्योंकि आप वहाँ से पढ़े और मेरा पूरा बचपन, मेरा जी। जन्म और और आप बहुत बचपन, ज़्यादा अवेयर भी हैं इस बात के लिए, हाँ, तो मैं इसलिए जानना चाहता बीएचयू से हम इतना अवेयर हैं कि मुझे अगर पेपर पे ड्रॉ करना हो तो हम रोड बाय रोड ड्रॉ कर सकते जी, हैं। जी, जी। पूरा जीवन मेरा जो है जी, लगभग मेन जीवन वहीं बीता। जो काशी नरेश थे, जी। काशी नरेश जी ने उनको कहा कि आप दिन भर में जितना क्योंकि वो जंगल का एरिया था, हुँ, गाँव और जंगल का एरिया था, तो आप दिन भर में जितना पैदल घूम पाएँगे, जी। शाम तक में उतनी ज़मीन जो है अच्छा, विश्वविद्यालय के लिए जी, दे देंगे हम। जी, तो बीएचयू का जो एरिया है वो 16 स्क्वायर किलोमीटर है। जी, उसका जो सर्कम्फ्रेंस है जी, 16 स्क्वायर किलोमीटर का है। जी, और वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे भी थोड़ी-सी चीज़ें आपको बताएँ उसकी खूबी। जी। आप वैज्ञानिक हैं बीएचयू तो जो है अर्धचंद्राकार है, जो वास्तु का सबसे अद्भुत नमूना होता है, जी, ठीक है? जी, बीएचयू के बीच में एक मंदिर बनाया गया, बिरला जी ने उस मंदिर को बनाया। जी, वर्टिकल हाइट में वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जी, ठीक है? और सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली बनाए गए हैं हुँ, वास्तु को देख कर के कि जी, किस जगह पे कौन-सा डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे बीएचयू के आप साउथ ईस्ट कोने में देखेंगे, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग है, आईआईटी जी, बीएचयू जो है, जी, वहाँ पे दिखेगा। बीएचयू का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, वो जी, हॉस्पिटल का एरिया है, ठीक? तो इत जी। इन मेडिकल बेस्ट कॉलेज। परफेक्ट परफेक्ट जी, वास्तु अगर आपको देखना है, तो आप बीएचयू के जी नक्शे सर। को देख लीजिए। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ वहाँ की ये है कि बीएचयू के स्टूडेंट्स, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जी, आपको वहाँ के स्टूडेंट्स मिल जाएँगे, क्या बात! ठीक है। जी, बीएचयू ने बहुत-बहुत नाम कमाया है जी, पूरी दुनिया में। और बहुत अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफ़ेसर्स, राजनेता, जी, बहुत से राजनेता हमारे जी, वहाँ के पढ़े हुए हैं, जी, तो उन लोगों को बीएचयू ने जन्म दिया है। जी, और महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया है। जी, बीएचयू कैंपस में ही एक सेपरेट सेक्शन है, जो लड़कियां को एजुकेशन में नहीं पढ़ना हुँ, चाहती हैं या गांव वगैरह से आती हैं, हुँ, तो उनमें बहुत एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हुँ, लड़कों के साथ नहीं पढ़ जी, पाती, तो उनके लिए भी महिला महाविद्यालय कैंपस के अंदर एक कैंपस है, क्या बात! जो सिर्फ जो है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जी। है। सर आप व्यवसायी हैं, तो मैं एक प्रश्न अचानक मुझे याद आ गया, हम्म, क्योंकि बात हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ ऐसे विषय याद आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको पहले आपसे पूछेंगे, ये सौभाग्य दोबारा हम्म, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, आपका समय बहुत व्यस्त रहता है। रतन टाटा जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए इस देश के। हम्म, उनका एक शब्द है कि मैं उद्योगपति हूँ और लोग व्यापारी हैं। हम्म, इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। हम्म। तो आप बताइए कि उद्योगपति और व्यापारी में अंतर बताइए थोड़ा-सा? देखिए, अगर एक जनरल टर्मिनोलॉजी में लें आप, जी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा जी, इसमें, जी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको बहुत इंटरनली माइन्यूटली देखते हैं, जी, एक उद्योगपति जो होता है वो एक उद्योग लगाता है, जी, ठीक है। 1912 में टाटा जी ने पहली स्टील फैक्ट्री लगाई जी, जमशेदपुर में। जी। सभी लोग जानते हैं, आज के दिन वो हुँ, टाटा नगर सिर्फ के बिल्कुल। नाम से फेमस है। लाखों लोग डिपेंडेंट हैं, लाखों लोग जो है जी, उस लाभ ले रहे हैं उसका। लाभ ले रहे हैं। जी, और जो ये लाभ जो ले रहे हैं, जी, ठीक है, जी, तो उद्योग लगाने वाला व्यक्ति जो है वो अपने लिए काम नहीं करता है, जी, ठीक है। जी, अगर टाटा जी के आज के दिन में 30 लाख लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जी, तो टाटा समूह, टाटा परिवार उन 30 लाख लोगों के लिए काम करता है, क्या बात! ठीक है। जी, ये एक उद्योगपति जी, होता है, जी, ठीक। व्यापारी का अगर हम टर्म्स देखते हैं, व्यापारी का मतलब ये है, व्यापार कर रहे हैं हमको अपने फायदे से बस। ओनली मीडिएटर का काम जो करे। हाँ, मीडिएटर कह लीजिए, ट्रेडर कह लीजिए, जी, उसको व्यापारी कहते हैं। जी। तो ये एक बहुत बहुत और बड़ा। एक शब्द जो हम लोग अक्सर हुँ, सुनते हैं सर, बीच में आपको इंटरप्ट किया हुँ। उसके लिए सॉरी। बिज़नेस टाइकून शब्द भी एक अचानक देखिए, हम ये रहे। ये एक फ़ॉरेन वर्ड जो है, जी, अ, उम,
या एक ग्लैमर ग्लैमर चीज़ों को दिखलाने के लिए। जी आपने कभी टाटा जी को या बिरला ग्रुप को, जी इन लोगों को कभी फॉर्च्यून 500 या इन चीज़ों के फाइट में कभी नहीं देखा होगा, हम्म ठीक है? जी वो बहुत सेलेक्टिव कंपनियां होती हैं जो इसके लिए फाइट, और भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी अच्छे समूह हैं, जी उद्योगपति जो हैं, वो जी इन चीज़ों से बहुत दूर रहते जी हैं, ठीक है? जैसे हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडोनेशिया में। जी इंडोनेशिया में हम लोग एक बंदरगाह बना रहे हैं, क्या बात पोर्ट, जी ठीक है? वो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जी ठीक? जो रशिया से लेकर के अफ्रीका तक के कॉरिडोर को कवर करता है, सेंटर पॉइंट है। हम्म हाँ, रोज जो है उस पोर्ट से 10 से 12,000 शिप्स का मूवमेंट जी है। तो वो सिर्फ अपने आप में पोर्ट नहीं, पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट जो है वो जी किया जा रहा है। और 2023 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, जी और 2029 तक जो है वो जी पोर्ट बन करके रेडी होगा। और कम्प्लीटली पोर्ट सिटी मतलब वहाँ पे आपको फ्लाइट की भी सर्विसेज हैं, पोर्ट की सर्विसेज हैं, ट्रेन्स अवेलेबल हैं, जी ट्रक्स की भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जी एज वेल एज पूरा सिटी स्ट्रक्चर जो है जी वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। इसमें शुरुआती दौर में लगभग 20,000 लोग जो है एम्प्लॉयड किए जाएंगे, जी ठीक? तो ये एक उद्योगपति का वर्क है, जी ठीक है? जी ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा मैं होगा। समझ रहा हूँ जी। जी मैं सर चूँकि आप साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जाननी सुननी हम्म, अच्छी लगती हैं और उससे हमारे समाज को बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपकी किताबों की तरफ लौट के जाना चाहता हूँ चूँकि आपने 20 से अधिक किताबें लिखी हैं। हम्म। थोड़ा-सा आप बताइए कि कौन-कौन सी किताबें आपकी जो प्रमुख 2-4 किताबें हैं, हमारे दर्शक इंट्रोड्यूस होंगे। बाकी तो आपकी किताबों का पूरा जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे हमारे दर्शकों को। आप थोड़ा-सा किताबों के बारे में देखिए, किताबें बहुत डाइवर्सिफाइड थोड़ी सी लिखी हैं मैंने। जी, एक तो तो मेजर सब्जेक्ट मेरा साइंस विज्ञान रहा है, जी, तो विज्ञान से रिलेटेड सौर ऊर्जा पे जी, मेरी पहली किताब है। जी, मुझे पहली किताब लिखने में 10 साल का समय लगा। क्या बात है! हाँ, सर उसको हम किताब ज़रूर का, पढ़ेंगे हाँ, अगर नाम है अवेलेबल होगी। द एनर्जी करके। वो किताब जो है 2 वॉल्यूम में है, जी, और लगभग 1200 पन्नों की वो जी, किताब है। साइंस से रिलेटेड कुछ किताबें हैं। अध्यात्म पे मेरी 3 किताबें लिखी हुई हैं। जी, मेरी 12वीं किताब है दिव्य संतों का साथ। दिव्य संतों का हाँ, साथ। जी, तो वो मेरे हिमालय और पूरे भारत की यात्राओं में मेरे जो बहुत ही अ अ, यूनिक ऋषि जी, संत तो आपकी लोग, एक यात्रा वृत्तांत जो है, आध्यात्मिक यात्रा वृत्तांत उसको हम कह सकते हैं। एकदम, एकदम, जी, तो एकदम। उसमें थोड़ा-सा सर विस्तार से बताइए इसको। अ, उस जर्नी को आपको ऐसे समझाएँ, जी, बचपन से सरल मुझे, भाषा में ताकि हाँ, हमारे सरल एकदम हाँ, लेमैन लैंग्वेज में ही हम जी, जी, उसको बोलेंगे। मेरे बचपन से बहुत जिज्ञासा रही है, जी, यात्राओं स्पेशली हिमालय। जी। हिमालय मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा है। उसके अ, पीछे के कारण भी बता दीजिए सर। कारण, रीज़न आप इसको ऐसा कहें कि आप अध्यात्म को जब आप समझते हैं तो आपका जो है डीएनए, आप किस हुँ, डीएनए से आ रहे हैं, जी, ठीक है? आपका जन्म कैसे हुआ है, जी, ठीक है? किन कारणों से हुआ है? जी, आप क्यों पृथ्वी पे लाए गए हैं? जी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको परंपरागत जो है, भाषा में हम जिसको खानदान कहते हैं। हाँ, खानदान कह लें, खानदान तो नहीं, परंपरागत शब्दों में परंपरागत शब्द में कह जी, सकते हैं। जी। खानदान इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अ, अप अपभ्रंश भी हो जाते हैं। अपभ्रंश ज़्यादातर। हाँ, जी, रावण भी ऋषि खानदान से ही जी, था, जी, इसलिए लेकिन वो, अपभ्रंश हाँ, आपने कहा। जी, तो आप किस लिए आए हैं वो डिपेंड करता है, जी, पृथ्वी पे किस कारण से लाए गए हैं। जी, और उसके पीछे परिवार बहुत मेन, क्योंकि अच्छे माता-पिता ही अच्छी संतान को जन्म देते हैं, जी। ठीक है? आध्यात्मिक माता-पिता होंगे तभी आध्यात्मिक संतान पुत्र का जन्म होती है। संभव है। हाँ, जी, अपभ्रंश कुछ-कुछ होते ही जी, हैं, जी, जी, ठीक है? इसके अलावा जो है आपकी जिज्ञासा, आपकी सोच, जी, आपका खान-पान, जी, ये सब चीज़ जो है बहुत मायने रखती हैं। जी। तो ये जो यात्रा बचपन हिमालय यात्रा जो है, जी, बचपन से माता-पिता को पूजा-पाठ इन सब चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व रहते थे। उनके जी, साथ कहीं-कहीं जाना भी होता था। जी, मंदिरों के अलावा हम लोग कभी कहीं घूमने नहीं जाते थे। जी, हाँ, माता-पिता के साथ भी वहीं घूमते थे। तो वो एक ट्रेंड बन गया और वो जी, एक अट्रैक्शन होने लगा। कुछ बहुत अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला।
बहुत अच्छे ऋषि संतों से मुलाकात हुई। जी। वो बहुत ही दिव्य दिव्य मुलाकात कह जी। लीजिए आप, ऐसी-ऐसी मुलाकात हुई। उस कारण से हिमालय की यात्रा मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार से पिछली 3 पीढ़ियों से कनेक्टेड हैं जी। और हेडक्वार्टर जो है हरिद्वार में होने के कारण जी। हिमालय की स्टार्टिंग मिलती थी और यहाँ पे आने पे यहाँ के आस-पास जितने भी जंगल देख रहे हो आप, सब सब मेरा बाय वॉक घूमा हुआ है। अच्छा, वाह! हाँ। मतलब आस-पास की जितनी भी जगह हैं आप जी। सोच रहे हो, देख रहे हो, आप लोग भी उत्तराखंड से जी। हो, तो वो सब कुछ हम लोगों ने मैंने पैदल-पैदल घूमा जी। सारे को। और इस यात्रा में जो है बहुत ही विलक्षण घटनाएँ होती जी। गई। गुरुदेव मुझसे बहुत तरह की साधनाएँ करवाए भी। जी। अ, बहुत कठिनतम साधनाएँ, जी। तो उनको भी करने का अच्छा एक मौका मिला। जी। साथ में जो है, जब आप मन से प्योर होते हैं ना, तो आपको प्योर लोग मिलना शुरू होते हैं, जी। ठीक है? जी। आपका बॉडी का फ्रीक्वेंसी जितना होगा, हुँ। ठीक है? या आपकी बॉडी की वाइब्रेशन जितनी होगी, हुँ। उसी स्तर के लोग आपसे टकराएँगे, जी। ठीक है? उससे कम वाले आएँगे, चले जाएँगे, हुँ। उससे ज़्यादा वाले अगर आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं तो रुकेंगे, हुँ। नहीं तो वो भी निकल जाएँगे, हुँ। ठीक है? एक लेमन लैंग्वेज में आप देखो, कोई एक ऑफ़िसर है, आप डीएम के पास जाते हो तो आप हुँ। एकदम रेडी-वेडी होकर के जाओगे। क्यों आप रेडी-वेडी होकर के जाते हो? क्योंकि वो उस स्तर का जी, व्यक्ति है। अटेंशन मिल पाए। हाँ, डीएम जो है या एसपी जो है शहर का हुँ। व्यक्ति या कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, हम किसी की जी। भी बात कर रहे हैं, तो वो अपने स्तर के लोगों के साथ मिलने-जुलने के लिए उसी फ्रीक्वेंसी में रहता है, जी। ठीक है? जी। हाँ, यही सेम बातें जो हैं हर जगह लागू होती हैं। जी। हर व्यक्ति के लेवल पे, तो आप जितने प्योर हो जाएँगे, अ, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? भगवान ज़रूर आपसे मिलेंगे, आप उस लायक तो बनिए। हम उस लायक नहीं मिल हो रहे हैं, तो जी। भगवान कहाँ से मिलेंगे आप? हुँ। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इन यात्राओं में शायद थोड़ी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी मेरी बॉडी की बनी, हुँ। एक पवित्रता आई और बहुत से ऋषि संतों से मेरी मुलाकात होनी शुरू हुई। जी। अ, बहुत बहुत ही अद्भुत वो यात्राएँ रही हैं मेरी। जी। अ, बियॉन्ड वर्ड मैंने बहुत कुछ देखा। हुँ। बहुत सारी बातों को बताने की इजाज़त नहीं है, जी, कुछ इसलिए एक नहीं बातें कह तो आप बता सकते। ही दीजिए हाँ, सर। कुछ चीज़ें आपको हम बता सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी तक पुखराज देखा हो, कितना बड़ा पुखराज देखे होंगे अभी तक आप। इतना बड़ा तो नहीं देखे। अंगूठी में ही देखते हैं जी, जी, सभी लोग, बस। जी। ठीक है। एक ऋषि जी ने मुझे 1.25 किलो का पुखराज गिफ्ट किया। क्या बात! वो अभी भी आपके पास है? हाँ, तो वो मैंने अपने पास नहीं रखा, वो माता के चरणों में रखवा दिया है, जी। ठीक है? क्योंकि आज के दिन इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है कि जी। हम उसको लेकर के इधर-उधर टहलें, दिखाएँ। जी, जी, जी। दिखलाएँ। इन चीज़ों को दिखलाया नहीं जाता जी, है जी। कभी भी। हीरे को आप हमेशा छिपा के रखते हैं, इसी जी। तरह से एक ज्ञान होता है, जी। उसको हमेशा जो है हीरे को दिखलाया नहीं जाता है, हमेशा उसको जो है हाइड करके, छिपा करके रखते हाँ, हैं। बहुमूल्य चीज़ें हम लोग छुपा लेते हाँ, हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ज्ञान उनसे अर्जित हुआ मुझे। जी। जो परा-अपरा विद्याएँ हैं, हुँ। उनको जानने का मौका मिला जी। और वो समय कैसा है जब आपको लगेगा कि विज्ञान जो है, वो आध्यात्म के आगे एक बिंदु भी नहीं है, हुँ। ठीक जी। है? तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है, हुँ। ये हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अध्यात्म को जानने के बाद जान सकते हैं। जी। ये चीज़ें इनसे सीखने को एक्सप्लेन नहीं मिले। की जा सकती हाँ, इन चीज़ों एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। को। जी सर। ठीक है। अध्यात्म जो है वो पूरा ही, आप अगर विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो विज्ञान है। हुँ। अध्यात्म को आप विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। एक्यूरेट हर ज्ञान। एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट जी। आपको प्योर कैलकुलेशन। अ, एक विज्ञान के बारे में बताते हैं, मेडिकल साइंस के जी, बारे जी, में। जी। चिश्ती विज्ञान है, मेडिकल साइंस का पार्ट है ये, हुँ। ठीक है? चिश्ती विज्ञान जो है, वो आपके पैर के अंगूठे की नस और गले की नस को देख करके आपकी बॉडी में क्या डिज़ीज़ है, आपने 1 साल पहले क्या खाना खाया है,
ये तक पता होता है क्या बात। विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर आपकी बॉडी में कोई स्टोन है तो मशीन आपको मान लीजिए कि 23.556 निकाल करके दी, ठीक है, लेकिन अगर आप चिश्ती विज्ञान को जानते हैं तो 23.66524 इतनी एक्यूरेसी, इतनी हाई एक्यूरेसी है। और विदाउट टचिंग यू, मतलब आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में किसी तरह की रेडिएशन डालने की जरूरत नहीं है जी। तो हम लोग भारत जो है इस तरह के ज्ञान को रखता है। क्या बात है। तो सर कुछ एक आध किताबों के बारे में हम और बात कर लें। अच्छा, हाँ, और 2 किताबें और मैंने लिखी। एक किताब है, सेकंड बुक जो अध्यात्म पे है वो शक्ति किताब का नाम है। जी। ये किताब जो है जैसे पहली किताब मैंने यात्राओं पे लिखी। एक ये सारी किताबें कहाँ मिल पाएंगी हमारे दर्शकों को? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं ये। बाकी हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसको देंगे आपसे। हाँ, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जी, ये सारी जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे आपको जल्दी ही। जी। तो सेकंड किताब जो है वो आध्यात्म की चरम सीमा को मैंने लिखा। वो लेमैन लैंग्वेज पे नहीं है, वो जो आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग, वो भी जो बहुत अच्छे आध्यात्म को जान रहे हैं, उनके लिए वो किताब है, एक्सपर्ट्स के लिए। जी। और ये लेखनी जो है मेरी, जो अंदर से वर्ड्स आए हैं और जो इन ऋषि सत्ताओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको ही लिखा है। जी। तीसरी मेरी किताब है 24वीं किताब, 108 शक्तिपीठम। भारत में जो हम शक्तिपीठों की बात करते हैं, समय के अनुसार लोग भूलते जा रहे हैं कि हमारे शक्तिपीठ हैं कितने। अभी तो लोग इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। तो 108 शक्तिपीठ हैं, उनके अपने मंदिर हैं, अपने देवियां हैं, अपने भैरव हैं, जी, अपनी मूर्तियां हैं, जी, ठीक। और कहाँ कहाँ पे हैं ये सारा कुछ जो है मैंने उसमें इस किताब में डिफाइन किया है। क्योंकि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि लोग जो है 108 तो अब बोलना ही भूल गए हैं। वो 54 शक्तिपीठ करने लगे, कुछ लोग जो है 51 शक्तिपीठ पे आ गए हैं। अब जो 2025 का एक्सटेंशन हो गया, अब उसको भी घटा के 18 शक्तिपीठ इम्पोर्टेंट कर लिए हैं, ठीक। तो हम अपनी ही न्यू से खोते चले जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरत लगी मुझे और बहुत लोगों ने बोला कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं दीजिए। नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही मार्च के आसपास तक ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। जी सर। आध्यात्मिक सफ़र की हम लोग बात कर रहे हैं, आपने इतने अच्छे से और इतनी सहजता से बताया है, बाकी किताबों के माध्यम से हमारे दर्शक पढ़ेंगे। मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ जनता के हाथ में सत्ता है। आपकी विचारधारा कौन सी पार्टी से मेल खाती है और क्या आप सोचते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पार्टी से मेल खाने को तो अगर आप कहेंगे हर एक भारतीय या हर एक सनातनी को, क्योंकि आप वोट भी देते होंगे सर, और राजनीति तो हर व्यक्ति इन्वॉल्व रहता ही है, तो हमें उसी पार्टी को चुनना चाहिए जो हमारे देश, धर्म और सनातन परंपरा को बचाने के लिए काम कर रही है। जी, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है और देश के प्रति जो है कटिबद्ध भी है। काफ़ी काम को इन लोगों ने आगे बढ़ाया, काफ़ी चीज़ें जो है पिछले 10-11 सालों में, 12 सालों में जो देश की डेवलपमेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक किसी को दिख रहा है। ठीक है। ये काम अगर पिछली पार्टी देश के प्रति डेडिकेटेड होती तो ये काम शायद बहुत पहले हो जाता। हम अपने ही देश का अगर हम 70-75 सालों के बाद भी अपने देश में अगर रोड के लिए बात कर रहे हैं तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। जी, ठीक है। शौचालयों की शौचालय जो इस गवर्नमेंट ने बनवाया, आवासों की बात, 2014 तक में भारत के 72,000 गाँवों में बिजली नहीं थी। जी, ये एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है। शौचालय की ऐसी ही स्थिति रही है। जी, ठीक, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। महिलाओं को गैस जो है वो अवेलेबल कराया इस गवर्नमेंट ने। गैस के लिए आप पिछली 2014 से पहले ही हर प्रदेश में ही आप देख रहे होंगे लोग जो है घंटों घंटों लाइन में खड़े होते थे
गैस सिलेंडर के लिए ऑफिस छोड़ करके बंदा खड़ा है, तो ये बहुत बेसिक नीड्स हैं जी जिसको कंप्लीट शायद पिछली गवर्नमेंट बहुत पहले कर सकती थी। जी लेकिन अगर हम देश के प्रति डेडिकेटेड नहीं होंगे जी और अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड नहीं होंगे, जी आप जब तक अपने धर्म को नहीं बचाएंगे देश आप नहीं बचा सकते। जी जिस हमारे संस्कृत के श्लोकों में भी कहा गया है, आप सब लोग भी पढ़े हैं, जानते हैं कि जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, जी धर्म आपकी रक्षा नहीं करता है। जी जो देश जो है अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाया, वो देश टूटता चला जाता है। पिछले 500 सालों में मुगलों के आक्रमण के समय से जी आप ये देख रहे होंगे, देश की जो स्थिति है, 1526 में ईरान पहला देश था जो हमसे अलग हुआ, फिर अफगानिस्तान, जी पाकिस्तान 1947 में गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जितने अखंड भारत के पार्ट थे, क्योंकि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। इनका टूटने का सबसे बड़ा रीजन है हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक, समाज में जिन लोगों को शासन में बैठना था, जी वो बैठे हुए लोग जो हैं, जी वो कभी भी जो है इस पार्ट पे काम नहीं किए। जी आप पिछला ये 10-11 सालों में हम थोड़ा बहुत पार्ट अभी देख रहे हैं, जी इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है अभी। जी ठीक है, पहले अपना घर जब सुरक्षित होगा तभी हम बाहर से लड़ सकते हैं। जी ठीक, देश में बहुत तरह की जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी तक हम लोग अंग्रेज़ों का रिफॉर्म सिस्टम जो है उसको चला रहे हैं। लॉ जुडिशरी रिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी क्योंकि अंग्रेज़ों के ही जुडिशरी सिस्टम पे हम अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक, पुलिस रिफॉर्म्स वो भी वैसे ही बने हैं, लोगों को सताने दबाने के लिए, जी वो आज भी वैसे ही काम कर रहा है। जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे एक, अभी 3-4 दिन पहले कहीं पे किसी लड़की का वीडियो आया, वो अपने कॉलेज में टॉप किया उस लड़के ने, लोगों ने जेलसी के कारण उस पे 4-5 केस कर दिए। 2 दिन बाद जिस दिन उसको गोल्ड मेडल मिलता है, उसके 2 दिन बाद जो है पुलिस उसके घर पहुंचती है और बोलती है कि आप पे 5-5 केसेस हैं। अब आप सोचिए कि उस लड़की का कैरियर खत्म हो गया, मानसिक संतुलन, एक बच्ची है, वो भी कॉलेज पास की है, जी 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 किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाएगी, किसी सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाएगी, जी जा भी पाएगी तो मानसिक रूप से असंतुलन नहीं जा ही नहीं पाएगी अभी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उस केस से निकलने में उसको जो है अगला 5 साल 7 साल 10 साल कितना लगेगा पता नहीं है। जी ठीक है, तो ये रिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, पुलिस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जब तक इस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट आउट नहीं करते हैं, हमारे देश की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। सर, आप राजनीति में अगर आपको आने का मौका मिले तो आप क्या तैयार हैं इसके लिए, या आप आना चाहेंगे? चूंकि राजनीति में अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं, मुझे लगता है कि तब जाके, पहले के दौर में हम जाते हैं उस समय ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे, आप कर्पूरी ठाकुर की बात करें, आप जयप्रकाश की बात करें, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, या नेहरू की भी बात करें, हम जितने भी पुराने लीडर्स की बात करें, वो लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा जानकर संघर्ष करके वहाँ पर पहुँचते थे और एक समाज को दिशा देने का काम करते थे। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। आज के समय में राजनीति में ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन, तो मैं कहूँगा कि आते हैं, लेकिन बिजनेसमैन भी जैसे बहुत बड़े स्तर के नहीं, उसको ठेकेदार मैं कहूँगा, ठेकेदार लोग ज़्यादातर आजकल मीडिएटर लोग राजनीति में आते हैं। तो उसमें अगर आपको अवसर मिलता है तो आप एकदम निश्चित जाना चाहेंगे। जी, और मुझे लगता है कि अगर आपके निश्चित कहने का ही मतलब है कि कहीं न कहीं ये रास्ता बन रहा है। हाँ, देखिए वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको राजनीति में लाना है या नहीं लाना है, और किसी व्यक्ति को लाने से क्या चेंजेस आएंगे। तो देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और शायद सिस्टम में बैठे तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। आरएसएस जो है, भारतीय जनता पार्टी की, आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि अच्छा काम किया है, और आपने बहुत सारे पत्रकारों के बीच में एक बहस होती है कि बीजेपी के 4 काम गिना दो, तो ज़्यादातर जनता वो कहते हैं बहुत काम किए लेकिन एक भी नहीं गिनाते। वायरल वो मीम्स और ये सारी चीज़ें चलती हैं कि काम तो एक भी नहीं गिनाते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ। आपने तो विकास की बात ही नहीं की, काम गिनाए। मैं
प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आरएसएस एक पाठशाला जिससे भारतीय जनता पार्टी को बैकबोन जिसको हम कहते हैं, जिसके लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। वो कहते हैं कि तन भी समर्पित है, मन भी समर्पित है, जीवन समर्पित है और देश को हम लोग और क्या दे सकते हैं, हम तो अगला जन्म भी हो तो वो भी आरएसएस को दे देंगे। इतने डेडिकेटेड लोग मैंने देखे हैं बहुत नज़दीक से आरएसएस में, और उन लोगों को न सत्ता की चाह रहती है, न उनको संसाधनों की चाह रहती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से आई है तब तो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर हुई है, उनका खजाना भी बहुत भरा है और बहुत लोगों का पार्टी को सहयोग मिला है, तो आज तो उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन हैं। लेकिन एक दौर था जब वो लोग बहुत ही झोला पकड़ के गाँव-गाँव जाकर लोगों को जगाने का काम करते थे, चोला पहन के निकलते थे, जिसमें विद्या भारती के लोग थे। तो उसके बारे में आपकी सोच क्या है? आरएसएस के बारे में आप अपनी सोच बताइए। देखिए, आपका 2 प्रश्न। जी, पहला प्रश्न था कि राजनीति में अ, अब जो है पढ़े-लिखे लोग नहीं आ रहे हैं। जी। थोड़ा कमोबेश बहुत कम आ हाँ, रहे हैं। थोड़ा-सा आपको करेक्ट करना जी, चाहेंगे। जिन लोगों का आपने नाम गिनवाया पुराने लोगों में, जी, उसमें हम एक व्यक्ति को एकदम ही नहीं मानते, जी, नेहरू जी। जी, नेहरू को जैसे आपने कहा, जी, अ, जब व्यक्ति का डेडिकेशन देश के लिए होता है, जी, ठीक है? आप पिछली गवर्नमेंट में, क्योंकि उस समय एक ही गवर्नमेंट थी, कांग्रेस, हम सभी लोग जानते हैं। जी। कांग्रेस देश हाँ, की आज़ादी के लिए बनाई गई थी जी, और आज़ादी के बाद उसको भंग करना था, भंग ना करके जो है वो कंटिन्यू हो गई। उसी पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री जी आए, जी, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एक छोटा टेन्योर, 6 महीने का जो टेन्योर रहा, हुँ, उस टेन्योर की गिनती जब आप करेंगे हुँ, या कंपैरिज़न करेंगे, हुँ, वो 6 महीने कांग्रेस शासन के 60 साल के शासन के बराबर है, उससे भी अधिक है, जो डिसीज़न्स उन्होंने उन जी। 6 महीनों में किया। जैसे एक आध थोड़ा-सा सर इसको देखिए, एक्सप्लेन। जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध, हुँ, ठीक है? आज जो है पाकिस्तान अभी तक जो युद्ध हो रहे थे हुँ, या जिस तरह की धमकी दे रहा था, हुँ, उसमें जो है भारत सरेंडर कर 2014 के बाद जो है, भारत में आतंकवादी हमले क्यों नहीं हो रहे हैं? जिस तरह की घटनाएँ हो रही थी, उस तरह के उस लेवल की घटनाएँ क्यों नहीं हो रही हैं? सर वैसे तो अगर देखा जाए पुलवामा है ये और छोटे कुछ अटैक्स हुए, जी। उसको रोका जा रहा है, लेकिन उस लेवल अच्छा, पे नहीं। युद्ध स्तर जैसे 99 की बात है हाँ, अटल जी के समय पे, अटल जी के समय में युद्ध हुआ, कारगिल का कारगिल का युद्ध हुआ, 65 का और युद्ध था, 71 में 71 का इंदिरा जी युद्ध के समय युद्ध में, था। 65 में, 62 जो देश हमसे कट कर के बना है, जी, ठीक है? हमारे पैसों पे बना है, जी। उस देश में इतनी ताकत कैसे आ जा रही है कि वो आपसे लड़ने के लिए रेडी है? ये बहुत सोचनीय विषय है, सोचनीय सोचनीय विषय विषय है। है। जी, आखिर उसको इतना पावर, इतना बैकअप, जो देश कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है, हुँ, पाकिस्तान की आप स्थिति जाकर के देखिए, लोग खाए बगैर मर रहे हैं उस देश में। हुँ, और वो देश जो है भारत जैसे समृद्ध देश को जो धमकी दे रहा होता है। हुँ, हुँ? बिल्कुल। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है आज के दिन में भारत, जी, ठीक है? जी, और इतनी पावरफुल शक्ति के बाद जी, ऐसा क्या कारण हो जा रहा है कि पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है और हम सुनने के लिए मजबूर हैं, जी, ठीक? तो हमें कहीं न कहीं डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है, हुँ, जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट कर रही है। शायद पिछली गवर्नमेंट की होती, तो पीओके हमारे हाथ से नहीं जाता। जी, पिछली गवर्नमेंट ने अगर किया होता, तो नेपाल, भूटान ये सब हमारे देश से नहीं जाते, ठीक? जी, ये देश जो है अलग हुए 54 50 से 54 के बीच में। जी, ये सारे देश जो हैं, हमसे कट करके हुए। जी, 54 में तिब्बत अलग हुआ, जी, ठीक? ये सब शायद हमारी कमियाँ हैं कहीं न कहीं। जी, भारत जो है आज़ादी जैसा वर्ड तो बहुत गलत वर्ड हम लोग यूज़ कर लेंगे। कुछ कुछ लोग आए और वो कहने लगे कि हम इसको गुलाम बना लिए हैं भारत को। हुँ, तो ऐसा नहीं नहीं हो सकता है ना? हुँ, हाँ, आज़ादी जैसी वर्ड तो क्या कुछ गुंडे बदमाश आपके घर में आ जाते हैं, तो आप कहोगे कि हम उनसे आज़ाद हो गए हैं?
ये आपने बहुत अच्छी बात कही और हम्म। पहली बार मैं इस बात से सहमत हूँ। हम्म। और ऑन द कैमरा ये आपने कहा और मेरी जो बात है तो उसको मैं समझ रहा हूँ। इन इन बातों को हमें समझने, एक प्रोपेगेंडा फैलाने और लोगों के बीच में बातों को रखना, सटीक बातों को रखना, वो बहुत ज़रूरी है। हम रख क्या रहे हैं, जी ठीक है। मीडिया जो है, आप लोग जो है, समाज का आईना होता है। जी ठीक, हम जो दिखला रहे हैं, ठीक, सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत पावरफुल है। जी आपका एक वीडियो, एक पॉडकास्ट, एक बाइट जी वायरल हो सकती वायरल है। हो जाता है, जी देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाता है। जी तो अगर आप सही चीज़ वहाँ पे, एक प्रबुद्ध वर्ग अगर सही बात को नहीं रखेगा वहाँ पे, जी तो जी गलत बातें उसकी उसी तरह से जी फैल जाएंगी। जी ठीक। तो पहला तो आपका प्रश्न ये था, जी बीजेपी के जो लोग हैं, जी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे लोग हैं, जी बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत प्रबुद्ध वर्ग जिसको कहेंगे, जी वो प्रेजेंट गवर्नमेंट में है। जी आप एस जयशंकर जी को ले लीजिए, जी सुधांशु त्रिवेदी जी को ले लीजिए, जी संबित पात्रा जी को ले लीजिए, जी निर्मला सीतारमन जी को ले लीजिए, पीछे हमारे अरुण जेटली जी को ले लीजिए। जी तो जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के हैं, जी ठीक है, जिनको एजुकेशन से लेके, अध्यात्म से लेकर के समाज तक की बहुत गहरी नॉलेज है। शायद इसीलिए देश जो है एक सही दिशा में जी आगे बढ़ और रहा है। आरएसएस के ऊपर सर। हाँ, सेकंड हम आपके उसी प्रश्न पे आ रहे हैं। आरएसएस जो है 1925 में इसकी नींव रखी गई, जी और हम अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी में हैं आरएसएस के साथ में। अच्छा। ठीक है, मेरे पिताजी भी आरएसएस की एक शाखा को देखा करते थे। जी वैसे ही ये बहुत दादाजी, इंटरेस्टिंग है। हाँ, जी दादाजी बहुत पहले नहीं रहे हमारे जी बीच में, 1958 में, तो तब भी थे, तो आप समझ सकते हैं एक बहुत लंबा जो है सफ़र एक बीता। जी आरएसएस का जो रोल है, आरएसएस कभी भी सामने आकर के कोई काम नहीं कर रही जी होती है, ठीक है। जी आरएसएस का मेजर जो एजेंडा है, या आरएसएस का जो काम करना या काम करने का जो तरीका तरीका है। है, जी आरएसएस का मेन एजेंडा, अगर आप सिंपली दो लाइन में, जी भारत को बचाना, भारत को समृद्ध करना, जी भारत को एकजुट करना, जी सिर्फ ये तीन मेजर एजेंडे हैं। जी इसके अलावा आरएसएस का कोई एजेंडा नहीं होता है, जी ठीक है। आरएसएस बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करती है। जी आरएसएस के जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, जी वो अपने जीवन को दान करते हैं, जी ठीक है। परिवार नहीं, बिल्कुल दान कुछ भी करते हैं। नहीं, जी बस देश के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं। जी तो अगर इस लेवल के डेडिकेशन को कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति, तो वो जी बहुत बड़ी बात है, जी सर। ठीक है। आरएसएस को अगर किसी को समझना है, तो आप सिर्फ आरएसएस को 2 से 6 महीने उनके साथ जा कर के रहिए। जी जब तक आप रहेंगे नहीं, तब तक आरएसएस को समझ नहीं पाएँगे कि जी आरएसएस है क्या? जी और आरएसएस भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, ये बहुत मायने रखता है। जी जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं मुझे हुँ, लग रहा है कि कहीं न कहीं बड़ी ज़िम्मेदारी हुँ, आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आपको मिलने वाली है, उसकी महक मैं महसूस कर सकता हूँ। वो चलिए वो जो भी है उससे आगे हम बढ़ते हैं सर। हुँ, अब हम अध्यात्म की तरफ फिर से लौटते हैं, चूँकि आपका पसंदीदा जो विषय मुझे लगता है कि राजनीति, हुँ, भौतिकवाद, समाजवाद, हुँ, विचार, इनसे ऊपर भी आपकी एक सोच है। मैंने कभी एक शेर कहा था, मैं आपको शेर भी सुना देता हूँ कि हम हुँ, तुम्हें मिल तो जाएँ पर मसला ये है कि तुम्हारी सोच की जद से कहीं ऊपर है परछाई हमारी। हुँ, हुँ, आपकी सोच बहुत अलग और बड़े स्तर की है। आप लोग पूरी दुनिया आप जाते हैं, घूमते हैं और आपके बड़े राष्ट्रों में बड़े-बड़े लोगों के साथ संबंध हैं। वो आपकी ज्ञान और आपकी एक सोच है, उसकी वजह से मैं अध्यात्म की दिशा में जाना चाहता हूँ, चूँकि आप और हमारे देश में 80 करोड़ लोग हुँ, बिलो पॉवर्टी लेवल बीपीएल में आते हैं। उनको हमारी सरकार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है जिससे हुँ, वो जीवित रहते हैं। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चूँकि आप एक युवा हैं और आपने सनातन धर्म की गहराई में और विचारकों, विद्वानों को न जाने कि 24 किताबें आप स्वयं लिख चुके हैं, तो न जाने कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं। हम जब बात करते हैं राष्ट्र की, हम जब बात करते हैं इसकी गहराई, तो अध्यात्म में तो हमारी जड़ें हैं, चूँकि कुंभ हम लोग जब देखते हैं तो हुँ, पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास जनसंख्या ही नहीं, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ माँ गंगा में स्नान करने लोग आते हैं हुँ, और विदेशों से भी लोग आते हैं।
ये आध्यात्मिक दिशा में कदम आपने बताया कि गायत्री परिवार के साथ पुराना संबंध रहा और बड़े विद्वान आचार्य जी का सानिध्य और वो आपके गुरु हैं और ये भी सौभाग्य की बात है, हर किसी को नसीब नहीं होता, आपको है, आप सौभाग्यशाली हैं। इस आध्यात्मिक दुनिया में मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका और चेतना संपन्न नहीं है। और हम 3 शरीर की बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपके बारे में आपका विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो थोड़ा-सा डाटा जो है वो परफेक्ट कीजिए जी, कि हमारे देश की जो 80% जनसंख्या जो है, जी। वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसा नहीं है। 80 करोड़ लोग राशन, ये तो आप ही की पार्टी जो है भारतीय जनता हाँ, पार्टी का आंकड़ा देखिए, है। जो डेवलपमेंट पिछले 15 सालों में 12 साल अभी बीजेपी को आए हुए हुआ, जी, जो समय है, जी, ठीक है, इस समय में जितनी सारी पॉलिसीज़, जितने सारे सपोर्ट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, दिए हैं उसमें हाँ, स्टार्टअप्स उसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी लेकिन चीज़ें मैंने जो आपको डाटा है बताई। शायद मुझे लगता है कि 80 करोड़ ही है, हाँ, 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, ऐसा पार्लियामेंट में बोला गया है, बोला इसलिए गया मैंने वो है। डिटेल हाँ, निकाली है। 80% नहीं है, वो 80 80 करोड़ करोड़ है, है, जी, 80 जी, करोड़। मैं करेक्ट हो जाता हाँ, हूँ। जी, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है वो 140 150 करोड़ पे मान के क्रॉस चल कर रहे हैं। रही है इस समय, तो लगभग 50%, हुँ, 50-55% जी, जी, हो जी। जाता है। जी, जी, जी। अच्छा, सपोर्ट देना क्यों पड़ता है? आप अपने आस-पास बहुत बहुत अच्छा आपको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। जी, जी, आप सब लोग जो है उत्तराखंड के पहाड़ों से रहने वाले लोग हैं। जी, उत्तराखंड के बहुत से हमारे भाई हैं जो फ़ौज में हैं, बिल्कुल है। ठीक है? जी। माता-पिता जो हैं वो पहाड़ों से कभी नीचे ही नहीं आए। हुँ, उनको शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है हुँ, और उस फ़ौजी की किसी युद्ध में या किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है, हुँ, ठीक है? तो फ़ौजियों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हुँ, ठीक? जी, तो ये बेनिफिट्स उस फ़ौजी के बाद उस परिवार को मिलने चाहिए, उसकी पत्नी, माता-पिता, हुँ, भाई-बहन इन लोगों को। हुँ, जो माता-पिता आए ही नहीं कभी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये बेनिफिट जो है उनको दिया जा रहा है? सोचने वाला विषय है ये, हुँ, ठीक है? फ़ौज का एक डिवीज़न गवर्नमेंट ने बनाया, हुँ, ठीक है? जो फ़ौजी की शहीद हो जाते हैं, हुँ, उन फ़ौजियों के घर को ट्रेस करके ये डिपार्टमेंट जाता है हुँ, और उनको वो सारी बेनिफिट्स मुहैया कराई जाती हैं। हुँ, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ भी नहीं पता है कि जी, मेरा बेटा नौकरी करने गया, वो पैसा भेज दे रहा था, अचानक वो शहीद हो गया, हुँ, अब उसके बाद क्या होगा? जी, ये बट पहले तक एक हाँ, समस्या थी। जी, तो इस समस्या का ये बहुत बड़ा समाधान निकाला गया, जी, ठीक? तो ये एक डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जी। बहुत माइन्यूट स्तर नहीं, पे और बहुत डेवलपमेंट बड़ी डेवलपमेंट नहीं है सर, ये। डेवलपमेंट के लिए नहीं, मैं केवल हुँ, अध्यात्म में जाना चाह रहा था। हाँ, आपने ये सारी चीज़ें बताई। मैं ये जानना चाह रहा था कि चूँकि मैंने एक डाटा प्रोवाइड इसलिए अपनी तरफ से करवाया है कि हुँ, हम लोग अध्यात्म को धारण करने वाले देश में रहते हैं। हम हुँ। लोग कहते हैं कि हम इसी जन्म में मोक्ष को जाएँगे। बहुत सारे लोग इसको जानने सुनने के लिए भारत आते हैं। तो आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताएँगे ताकि उनको भी आपकी तरह जीवन में इसी जन्म में ये अपनी चेतना को जागृत करने का अवसर मिले। मैं थोड़ा-सा उस दिशा में जाना चाह रहा था। चलिए, आपको हम अध्यात्म को थोड़ा समराइज़ करते हैं। जी, और हाँ, बहुत ही सरलता से। सरल सरल लैंग्वेज में जी। एक तो सबसे पहले अध्यात्म है क्या? जी, ठीक है? ये सबसे कठिन क्वेश्चन था, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म। अध्यात्म माला जपना, पूजा करना, पूजा पाठ या जितने भी हुँ, रिचुअल्स हैं इनको जी। करना, व्रत रहना, हुँ, हठ योग करना, ये हुँ, क्या अध्यात्म है? जी, तो नहीं। जी। अध्यात्म का मतलब है अपने आप को जानना। हुँ, एक सिंपल लैंग्वेज में अपने आप को जानना। अपने भीतर की यात्रा को अध्यात्म हम एकदम, कहेंगे। एकदम। और उस भीतर की जो आत्मा है, जी, जो यात्रा हम कर रहे हैं, जी। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जी, जी, जी। हमारा जन्म क्यों हुआ है, प्रारब्ध क्या है, हाँ, गंतव्य क्या है? किस प्रारब्ध के कारण जो है हम जीवन में अभी-अभी जस्ट मेरे अमेरिका में किसी के साथ डिस्कशन हो रही थी, जी। तो उन्होंने बोला कि मनुष्य का दूसरा जीवन नहीं होता है। हुँ, ऐसा उनका मानना है कि जी, मनुष्य का दूसरा जीवन नहीं होता है, जी। जो जीवन है यही है। हुँ, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि अगर ऐसा है, तो हर एक आदमी एक जैसा ही जीवन जीना चाहिए, हर एक हुँ, किसी को। बिल्कुल। कोई आदमी गरीब हो जा रहा है, कोई कोई अमीर है, अमीर हो जा रहा है, कोई बीमार है, कोई कोई बीमार लाचार है, है। लाचार जी, है, ऐसा क्यों हो रहा जी। है? तो इसका वो
जवाब नहीं दे पाए। जी। ये जवाब सिर्फ आपको सनातन में मिल पाएगा। क्यों, जी। आखिर ऐसा होता ये क्यों है? प्रश्न भी आपसे मैंने हाँ, पूछा। तो जब हम जिस प्रारब्ध को जी रहे हैं, जी। ठीक है, हमारे यहाँ जो है 84 लाख योनियों का हुँ। कहा जाता है कि एक क्रम है। क्रम है जी। कि उस सृष्टि में 84 लाख योनि योनियां है। हैं, जी। ठीक, और हर योनि में आपको रहना पड़ता है। जी। और जैसे जैसे आपके सद्कर्म होते जाते हैं, जी। अच्छे काम करते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, जी। और अंतिम योनि जो है मनुष्य मनुष्य की की है। योनि होती है। जी। अंतिम योनि से पहले आप गाय की योनि पाते हैं। ऐसा कहा हाँ, जाता है। गाय के बाद जो है आप मनुष्य। मनुष्य का। जी। इसलिए ही गाय को जो है पूजा जाता पूजा है, जाता है। क्योंकि हम उसी की वजह से हम यहाँ तक हैं। उसी के कारण हम जो है जी। ये जीवन पा रहे हैं, ये जी। शरीर पा रहे हैं। ठीक। अब अ, अभी के समय में आप अगर एक हायर स्टडीज के बच्चे को हुँ। आप बोलिए कि तुम माला करो, हुँ। तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? आप सब लोग भी यूथ हैं, आपके हुँ। दिमाग में एक और बाबा जी आ गए। ये हुँ। सबसे पहले यही चीज आता है कि जी। एक और बाबा जी आ गए और ये हमको ज्ञान देंगे, जी। माला कराएंगे हमारे साथ। ठीक है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के बारे में जब बात करते हैं हुँ। और हम आपको बताते हैं कि जो माला तुम कर रहे हो उससे तुम्हारे जीवन, तुम्हारी आत्मा और जिन 3 शरीरों के बारे में आपने बात किया, जी। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, जी। इन शरीर, पे, चेतना और मन की बात हाँ, हम लोग करते हैं। तीनों जी। की, जी। तो इन तीनों पे क्या इम्पैक्ट आता है, हुँ। क्या अफेक्ट आता है, हुँ। ठीक है। तो मेरे कुछ लेक्चर्स होते हैं कुछ इंजीनियरिंग और बिजनेस जी। स्कूल्स में, जी। तो उनको, उन बच्चों को जो है हम वही प्रैक्टिकल करवाते हैं। जी। ऑन स्टेज बुला लिए, हुँ। और ऑन स्टेज बुला करके मंत्रों का जो इफेक्ट है, जब आप किसी को लाइव दिखलाओगे आप, हुँ। तो उनको समझ में आता है कि जब हमारी बॉडी में 10 मिनट में ये मंत्र इतना अधिक अफेक्ट कर रहा है हमारी स्थूल बॉडी पे, हुँ। तो ये हमारे मन पे और आत्मा पे कितना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। जी। ठीक। आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि बच्चे जो हैं अपने कैरियर को लेकर के, जी। अपने पारिवारिक उलझनों को लेकर के, हुँ। अपनी पढ़ाई को लेकर के, हुँ। इन्वायरमेंट को लेकर के, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। जी। बच्चे, पढ़ाई लिखाई आपका एक पार्ट है जीवन को चलाने के लिए, हुँ। लेकिन आपको, आपकी जो रियल ग्रोथ है वो कहा जाता है ना, शिक्षा शिक्षा के साथ विद्या जरूरी है। हुँ। तो विद्या का जो हमारा पार्ट है ना वो कंप्लीटली जीरो हो गया है। बिल्कुल। उसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन इन प्रैक्टिकल्स के साथ फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि हम अगर कुछ एडिक्शन करते हैं, कुछ गलत करते हैं, हुँ। तो ये हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करता है। हुँ। हर चीज़ जो है वो रिपीट होकर के आपके जीवन में आएगी। जी। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अच्छा सत्कर्म वापस आना ही आना जी। है। आप अगर बुरा कर रहे हैं, तो वो बुरा आएगा। ठीक? फिर आपने 3 बात को जानना चाहा है हुँ। कि इसका जो है इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हमारे जीवन में, ठीक? जो आपका ये शरीर है, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। ठीक? ये कारण है, किसी कारण है, चीज़ को बिल्कुल करने कारण के है। लिए, जी। ठीक है? और कारण से ही है। कारण से ही है, जी। ठीक है? कारण कैसे? भगवान ने आपको एनर्जी दी, जी। ठीक है? जी। उस एनर्जी का आप पॉजिटिव यूटिलाइज़ेशन करो या नेगेटिव हुँ। ये यूटिलाइज़ेशन, डिपेंड ऑन मी। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हुँ। लेकिन डिपेंड कैसे है? कौन आपको बताएगा, समझाएगा जी। कि आपको करना क्या है? इसलिए तो चेतना तक जाने का मार्ग मैं पूछना एकदम, चाह रहा हूँ। एकदम। तो यहाँ पे जो है अध्यात्म की एंट्री होती है जी। आपकी, ठीक है? तो इस स्थूल शरीर को कारण शरीर जो है, जी। वो ज्ञान देता है जी। कि तुम इस काम को करोगे तो हुँ। अच्छा होगा, हुँ। और तुम इस काम को अगर गलत करोगे तो गलत होगा, जी। ठीक? इसके लिए ही हमारे ऋषि सत्ता भगवान ने जो है मंत्र, नियम, जी। सारे सिस्टम्स को डिज़ाइन मतलब किया आप है। ये कह रहे हैं कि कारण शरीर ही ड्राइवर है। ड्राइवर है, जी। एकदम,
एकदम आपकी गाड़ी, आपकी जिंदगी जो है कारण वो शरीर के कारण पास। शरीर ही, जी। ठीक है। कारण शरीर के जब हम ऊपर जाते हैं, जब आपको कुछ महान काम सूक्ष्म- के लिए लाया जा रहा है, सूक्ष्म शरीर। तब वो सूक्ष्म शरीर काम करता है। जी। और हर व्यक्ति एक एकदम अननोन व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो भी अपने सूक्ष्म शरीर की ताकत पे कुछ भी कर सकता है कर दुनिया सकते में। हैं। आज हमारे ऋषि सत्ताएं हैं, लोगों को प्लेन चाहिए यहाँ से कहीं जाने के लिए, ऋषि सत्ताएं जो हैं वो पल भर में चली जाती हैं, जी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जी। सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो किस चीज की होती है? मन की। जैसे साइंस के दुनिया में लाइट कहते हैं, लाइट कहते हैं, और लाइट के बाद अध्यात्म जो अध्यात्म मन मन को कहते कहते हैं। मन से अधिक सहस्त्रार्थ जो हमारी सूक्ष्म शरीर है। नहीं। ये तो आप बता पाएंगे, अब विद्या आपको जो जहाँ पे फंसूंगा मन, वो आप हैं। मन जो है, जी। जहां आप सोचेंगे मन वहीं जाएगा, जी। ठीक है। अवचेतन। नहीं, जी। जब हम साइंस से आध्यात्म की तरफ जाते हैं ना, जी। तो साइंस की दुनिया में लाइट पे आके खत्म हो जाती है। बिल्कुल लाइट। जब हम अध्यात्म में आते हैं, जी। तो वहां पे हमारा मन आता है सबसे पहला। सबसे आप जहां सोचे, आप वहाँ अभी पहुँचेगा। अमेरिका सोच रहे हो, ऑस्ट्रेलिया Exactly। सोच रहे हो, मंगल ग्रह सोच रहे हो, ठीक है, जहाँ जहाँ हमने बृहस्पति। जाना है इस शरीर में, हाँ, वहाँ वहाँ का। मन से तेज गति किसकी होती है? ईश्वर की, जी। ठीक है। जी। क्योंकि ईश्वर एक साथ हर जगह होता है, जी। ठीक। एक देखता। साधारण मनुष्य भी ईश्वर बन सकता है। जी। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। जी। हम अपनी सोच को कितना डेवलप कर सकते हैं, कितना मन को प्योर कर सकते हैं, ठीक। स्थूल शरीर का ड्राइवर कौन है? कारण शरीर। कारण शरीर आपको अच्छा गलत बता रहा है। जी। कारण शरीर को गाइड करने वाला आध्यात्म है, जी। बिल्कुल। ठीक है। स्थूल शरीर को चलाने के लिए कारण शरीर चाहिए, जी। और कारण शरीर को कंट्रोल करने वाला अध्यात्म। अध्यात्म है। जी। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का होना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है। और सही अध्यात्म का, हम एक जी। वर्ड बोलना भूल गए, सही सही अध्यात्म अध्यात्म। का, ठीक है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि गुरु जो है जीवन में अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। हमारी परंपरा ही गुरु परंपरा ही रही है। और अभी से आप थोड़े समय पहले आप जाओगे तो आप देखोगे, पुराने समय में जिनके गुरु नहीं होते थे उनको गाली दी जाती थी, उनको निगुरा कहा जाता था। जी। निगुरा बहुत बड़ी गाली हो जाती थी, जी। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है। अच्छा, गुरु होना कैसा चाहिए, ये भी आप बता दीजिए। ये एक बहुत फैक्ट है, गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु के अपने कुछ नियम हैं, जी। ठीक। गुरु सबसे पहले तो तपस्वी होना चाहिए, ठीक। जी। गुरु जो है सेवी होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, जी। ठीक है। गुरु के पास जो है वो पुण्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम तप करेंगे तो पुण्य इकट्ठा होता है। और जब आपकी दीक्षा होती है तो गुरु आपका एक अंश पाप लेता है और आपको एक अंश पुण्य पुण्य देता अपना देता है। जी। तो गुरु जो है आपके पाप को अपने ऊपर झेल रहा है। तो गुरु के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपको जो है आपके कठिन से कठिन समय को हैंडल कर पाए, संभाल पाए। ये एक बहुत जरूरी पार्ट है। जी। तो लोग, बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा, अरे गुरु हमको ढूंढ लेंगे, ठीक है, हम गुरु कैसे बनाए। तो ये बेसिक चीजें जो हैं, जो हमारे सनातन में ऑलरेडी दी हुई हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। जी। अच्छा, गुरु भी हमारे यहाँ बनाने के बहुत तरीके हैं, और गुरु शिष्य परंपरा के लिए गुरु जो है निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आया और हम गुरु शिष्य परंपरा जो है जी। स्टार्ट कर लिया। आजकल आप समाज में देख भी रहे हैं, बिल्कुल। इस तरह का नहीं होता है। जी। गुरु जो है डिफाइन होते हैं कि हमारी जो है गुरु शिष्य परंपरा जो है चलेगी। जी। और उनके लिए ये कैटेगरी जो है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, जी। वो हमारे गुरुदेव यहाँ और भी अच्छे बहुत से गुरुओं का मुझे जी। साथ मिला। जी। कुछ लोगों के बारे में आपको बताएंगे भी। जी। तो गुरुदेव हमेशा कहते थे, गुरु हमेशा पहले समझ लो, देख लो, हमको देख लो कि हम तुमको संभालने लायक हैं या नहीं है। शिष्य को ही वो कह देते हैं कि तुम पहले देखो, ठीक है, कि हम तुमको संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, या हम भी तुमको जो है बाकियों की तरह दुनिया के आडंबर में जो है धकेल धकेल देंगे, ठीक। ये एक बहुत
मेरे जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे गुरुओं का आना हुआ। अ, बहुत अच्छे गुरु हुए देवराहा बाबा जिनके बारे जी, में बताया। जी, अ, गुरुदेव उन्होंने ही कहा कि गुरुदेव ही मुझे दीक्षा देंगे। क्या तो बात! पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा हुई मेरी और उन्होंने बहुत कठिनतम साधनाएँ कराई। क्या बात! इसके बाद जो है लाहिरी महाशय के प्रपौत्र, लाहिरी महाशय जी को आप शायद जानते हो, जिन्होंने क्रिया योग के जनक हैं, लाहिरी महाशय जी। तो उनके प्रपौत्र शुभेंदु लाहिरी जी अच्छा, से क्रिया योग सीखने का मौका मिला। क्या बात! इसके बाद जो है डॉक्टर वागीश शास्त्री जी, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हुआ करते थे। हुँ, उन्होंने अ, 102 किताबें लिखी जी, और उन्होंने कहा था कि जितनी किताबें हम लिखेंगे, उतने ही साल हम जीवित रहेंगे। क्या तो उन्होंने अभी जस्ट 2 साल पहले अपना शरीर छोड़ा जी, 102 साल की उम्र में। उनसे मुझे जो है कुंडलिनी योग, वेद और संस्कृत सीखने का मौका मिला। क्या बात! हुँ। एक शास्त्री जी अ, वो ऋषि हैं, एकदम साक्षात ऋषि। हुँ, वो बिना कपड़ों के रहते थे गंगा जी के किनारे। जी, उन्होंने मुझे सूर्य विज्ञान सिखलाया। क्या बात है! सौर ऊर्जा और सूर्य विज्ञान 2 अलग-अलग अलग चीज़ें, चीज़ें हैं। सूर्य विज्ञान के दोनों को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए सर। हाँ, सूर्य विज्ञान जो है सूर्य सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है? हुँ, हुँ, और सौर ऊर्जा जो है सूर्य की रश्मियों पे काम करता है। जी, रश्मियाँ मीन्स सूर्य की एनर्जी जो उसकी गर्मी है, हुँ, इस पे काम करता है। जी, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जी, हो जी, गया। जी, सूर्य विज्ञान में आप दुनिया की कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। वो हमारा जड़ है। जीवन जो है जड़ है, हुँ, हमारा जीवन जो है वो सूर्य विज्ञान पे आधारित है। और जो सौर है वो फल है। हाँ। जी, ये तो सौर ऊर्जा आप एनर्जी का जी, 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 यूटिलाइज़ेशन जी, जी, इसके लिए आप करते हो। जी, तो उसका एक बहुत छोटा-सा पार्ट है। सूर्य विज्ञान से आप लोगों का इलाज कर सकते हो आप, ठीक है? जी, सूर्य विज्ञान से किसी भी वस्तु को पा सकते हो आप, जी, ठीक है? सूर्य विज्ञान में सबसे अधिक जो काम पृथ्वी पे किसी व्यक्ति ने किया तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। वो सूर्य की रश्मियों से ही कुछ भी निकाल लेते थे। सूर्य की रश्मियों से परिवर्तन कर देते थे। मतलब आदमी को औरत बना दिए, औरत को आदमी बना दिए। अच्छा, उनकी किताबें हैं। हुँ, उनकी किताबें ज़्यादातर जो है पंडित गोपीनाथ कविराज जी, उनके ही शिष्य रहे हैं। जी, उन्होंने लिखी और उनकी किताबों को आप देख सकते हो। जी, बहुत मतलब अमेज़िंग बुक्स हैं जी, वो सारे। तो सूर्य विज्ञान को जानना, समझना और बहुत कुछ उसमें करने का मौका मिला जी, शास्त्री जी से। शास्त्री जी अपने आप में बहुत प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति थे। वो 1932 के पीएचडी होल्डर थे इंग्लिश में लंदन से। क्या बात! तो इस समय तो 100 से ऊपर की उनकी जो है एज हो गई है। वर्तमान में है? हाँ, अभी हैं, जी, अभी हैं। बहुत सी ऋषि सत्ताएँ जो हैं बहुत अद्भुत हैं और वो लोग हैं। जी, हमारे आपके बीच में ही हैं और जी, हमारी एनर्जीज़ को वही अ कंट्रोल कर रहे हैं। कभी क्योंकि एक एनर्जी बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। कैसे पृथ्वी की एनर्जी जो है वो हुँ, बैलेंस होती है। जी, लोग आजकल आप देख रहे हो तो कि कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति बहुत परेशान रह रहा है। वो क्यों रह रहा है? क्योंकि खराब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है और उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक व्यक्ति पे 2-200 लोग, 2-2 हज़ार लोग हैं। जी, तो एनर्जी बैलेंस कैसे होगा? हुँ, इसीलिए लोग परेशान रह रहे हैं, उसका जी, और कोई कारण नहीं है। क्या जी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पे लंग बहुत डिस्कस लंबा हम हाँ, स्पेशली कभी एपिसोड करेंगे। हाँ, जी। एकदम, एकदम। राजनीति के ऊपर हम आपसे चर्चा की, आपकी किताबों के ऊपर हुँ, हमने चर्चा की। चूँकि आपका जो ऑरा है, हुँ, आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिला तो यूँ लगा हमको इलाहाबाद में गंगा नहा कर बैठ गए। हुँ, आपका व्यक्तित्व, आपका समय और पॉडकास्ट की एक लिमिटेशंस जो हुँ, है, मुझे लगता है कि हम उससे पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम अभी सूक्ष्म शरीर को ही ढंग से हुँ, डिफ़ाइन नहीं कर पाए, हमारे दर्शक उसको नहीं समझ पाए। हम आपसे समय ये मैं दर्शकों के हवाले से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब ये पॉडकास्ट जाएगा निश्चित ही तमाम लोग इसको पसंद करेंगे और हमें और आपके ऑरे की वजह से सम्मान भी मिलेगा। मैं हुँ, उन्हीं की वजह से आपको ऑन द कैमरा आगे का भी समय बुक करना चाहूँगा सर। हम मैं चाहता हूँ कि युवाओं को कुछ प्रेरणा देते हुए कि कैसे हम अपने जीवन में
आगे बढ़े, कैसे हम अपने राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस कराएं, कुछ कह दीजिए सर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। युवा, राष्ट्र का युवा। जी। भारत एक युवा देश है, जी। युवा देश कहा जाता है क्योंकि हमारे एक 65% युवा है, हाँ, जैसा 64 आत्मनिर्भर। जी। 65% पॉपुलेशन जो है जी। वो 35 से नीचे की। 35 से नीचे की है, जी। इस कारण से कहा जी। जाता है इसको। अ, युवा के अंदर जो है अच्छा युवा कैसे बनाएँ या कैसे गढ़ें? जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, जी। वो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जी। अ, हम वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं। वेस्टर्न एजुकेशन आपको पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं बताती है, जी। कुछ भी नहीं बताती है। जी। सामाजिक आपका जो ज्ञान है, जीवन जीने की जो कला है, जी। ये सब कुछ कंप्लीटली ज़ीरो हो जाते हैं। जी। आप वहाँ पे कितने बढ़िया अगर लेमैन लैंग्वेज में कितने बढ़िया नौकर बन सकते हैं, सिर्फ़ वो पढ़ाती है। ये इसके वेस्टर्न। अलावा जी। कुछ नहीं। तो अपने जीवन में युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सामाजिक ज्ञान को या बिहेवियरल एजुकेशन को जी। और दूसरा आध्यात्म को, जी। इसका समावेश करना बहुत बहुत नित्यांत आवश्यक है। जी। वहीं से जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है गढ़ी जाएगी। जी। इसके अलावा जो है सेकंड पार्ट जिनको युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है वो खान-पान, जी। ठीक है? जी। क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, ठीक? हमारे गुरुदेव कहते थे जैसे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, मन। ठीक? लोगों को पता ही नहीं है कि आपके खाने का आपके मन पे क्या असर हो रहा है, ठीक है? जी। लोग एक अंधी दौड़ में, क्योंकि एक छोटे बच्चे को अगर आप नहीं बताओगे कि उसको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, तो जी। उसे तो पता ही नहीं चलेगा। हुँ। वो नहीं पता चल वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जी। आप उसको अंडा, मीट, मांस अगर बचपन में आदत डला दिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा और जब तक वो बड़ा होगा इन चीज़ों को समझेगा, जी। तब तक उसका मन परिवर्तन हो चुका होगा। और एक लंबे समय के बाद जब वो छोड़ेगा, तो अपनी आदतों से बाहर नहीं आ पाएगा। जी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो खान-पान है, वो जी। सात्विक हो। जी। तीसरा नशा, जी। ये आप आज के दिनों में स्कूल कॉलेजेस तक में जो है हुँ। नशे की जो लत दिख रही है। जी। अ, इन सब चीज़ों से छुटकारा आपको एक बहुत बड़ी भ्रांति सब लोगों के बीच में बैठ गई है कि जो भी काम करेगी गवर्नमेंट करेगी, जी। ठीक है? जी। इससे हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, जी। ठीक है? गवर्नमेंट का काम जो है वो शासन चलाना होता है। अपो दीप भव, अपना प्रकाश स्वयं बनना पड़ेगा। एकदम, एकदम जी। आपो दीपो भव, इस जी। बात को आपके आस-पास में, आपके घर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जी। तो उसके सबसे बड़े कारक आप हो। जी। आपके आस-पड़ोस में कोई किडनैप हो जाता है, किसी लड़की का रेप हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सबसे ज़्यादा, जी। ठीक है? हर यूथ को इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा कि हम हैं इस क्षेत्र में कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी। 150 करोड़ लोगों के देश में आप कैसे ये सोच सकते हो कि गवर्नमेंट के लोग जो है 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़ लोग जो है 150 करोड़ लोगों को संभाल हैंडल नहीं लेंगे? कर। ऐसा संभव नहीं है ना। जी। हाँ? हम विदेश जाते हैं, बोलते हैं वो देश बहुत साफ-सुथरा है। जी। आप अपने घर को साफ-सुथरा रख रहे हो, अपने आस-पास, क्या ये देश आपका घर नहीं है? ये देश भी आपका घर है। जी। तो युवाओं के अंदर जो है इन चीज़ों का समावेश कराना बहुत ज़रूरी है। जी। उनको ज्ञान नहीं है इस बारे में। जी। यूथ्स के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी का मिसयूटिलाइज़ेशन कर दिया जा रहा है, ठीक है? उनको समझ नहीं आ रहा है, हमें अपने जीवन में करना क्या है? हुँ। आप स्टूडेंट से स्कूल स्टूडेंट में चले जाओ, आप कॉलेज के स्टूडेंट में चले जाओ, उनको अपने जीवन का ही नहीं पता है कि उनका हुँ। हमारा विज़न क्या है? जी। जब आपको विज़न आपका आप 6, 7, 8, 9th क्लास में आपको जीवन का विज़न मिल गया, जी। आपका जीवन खराब ही नहीं होगा कभी भी। जी। ठीक? तो ये यूथ्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। अध्यात्म को अपनाएँ, जी। ठीक है? सही अध्यात्म को अपनाएँ, जी। खान-पान को अच्छा करें, जी। ठीक? अपने दीपक खुद बनें, जी। अपने आस-पास की सुरक्षा का दायित्व लें। दायित्व उठाएँ। जी। हर कॉलोनी, हर घर
अगर अपने आप में ये काम करता है तो हमारा राष्ट्र देश सुरक्षित एकदम सुरक्षित हो जाएगा। जी हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाएं, जी हर गलत चीज के खिलाफ। लोग गलत चीजों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अरे एक व्यक्ति हमला करता है, 2 लोग चाकू लेकर के आ जाते हैं, 100 लोग खड़े हैं देख रहे हैं। अरे ऐसा युद्ध, भारत का युद्ध ऐसा नहीं, ये वीरों का देश है। यहाँ पे एक एक व्यक्ति के आगे जो है एक एक हजार लोग खड़े होने से डरते थे। जी हम्म, 1.25 लाख से हाँ एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद एकदम। कहलाऊं। आप सब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। जी तो इन युद्ध के साथ ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने बताया ये बहुत जरूरी है और जी। हर युद्ध को इसको अपनाना चाहिए। जी और आप इसको अगर अपनाते हैं तो आप जी। अपने जीवन का चेंज जो है, ठीक है। एक दो चीजें बहुत युद्ध को और भी कहना चाहेंगे सभी को। जब आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, तो ये आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है। जी जब आप अपने परिवार से बाहर जी समाज देश के लिए जब आप कुछ करते हैं तो वो पुण्य में गिना जाता है। जी ठीक, तो दायित्व और पुण्य, जी इन दो का अंतर समझे। ठीक, अपने तक सीमित ना रहें, अपने से बाहर निकल करके समाज देश के लिए भी काम करना समझे। सर, एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन जो वॉइस ऑफ परिवर्तन का है और हमारा है कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विवाह जरूर करना चाहिए। जी ठीक है, विवाह करने के पीछे आपको बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मूलभूत कारण है वो आपको बताएं। जी हम लोग गायत्री परिवार से कनेक्टेड हैं। जी गायत्री परिवार में संन्यास धर्म नहीं चलता है हमारे यहाँ। जी ठीक है, आप गृहस्थ में सन्यासियों की तरह रहिए। जी ठीक है, गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा? गुरुदेव ने 1956 में ये बात कही कि जी आने वाला जो समय है, जी हवा, पानी, अन्न, ये सब दूषित हो जाएगा। आप देख ही रहे हो चारों ओर। और अगर आपको प्योर रहना है तो आपको विवाह में बंद करके रहना। आप देखिए इस समय जो है लोग साधु सन्यासी का भेष धारण कर ले रहे हैं जी और गंदा समाज कर दे रहे हैं। जी उसके कारण जो है हमारा जो है संत समाज बदनाम हो रहा है। जी ठीक, तो ये एक बहुत जरूरी पार्ट। दूसरा, जितनी प्योर अच्छी आत्माएं हैं, जब वो बीज नहीं डेवलप करेंगी, जी ठीक है, तो चारों ओर राक्षस ही राक्षस पैदा हो रहे हैं, देख ही रहे हैं। जी। इसी तरह की संतानें निकलेंगी, आतंकवादी, तो चोर, हम बदमाश। आपसे ऐसे अपेक्षा करते हैं कि आप विवाह करेंगे या नहीं? एकदम 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 चलिए एकदम। सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और बहुत सारी डिस्कशन जो मेरी पर्सनल मन की हैं जो रह गई हैं, क्योंकि हम आपको सुनते हैं तो सुनते ही चले जा रहे हैं, आप इतना कह रहे हैं और फिर भी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ और आप इतने विद्वान हैं, आप समझ जा रहे हैं कि इसको मैं संक्षिप्त करूँ नहीं तो बहुत 10 घंटे 15 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। हम भविष्य में आपसे गुजारिश करेंगे कि आप समय हमें देंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम से और सभी से ये गुजारिश करूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुमूल्य, जिस समय में आप लाखों रुपया कमा सकते थे, उतना समय, उस बहुमूल्य समय को आपने हमें दिया। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ और वॉइस ऑफ परिवर्तन के श्रोताओं को मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोग को। और एक यूथ ग्रुप है वॉइस ऑफ परिवर्तन का, और हम चाहेंगे कि ये चैनल आपका जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और युवाओं के लिए खासकर जो है बहुत अच्छे स्तर पे जो है काम करे और उनको जो है एक रियल नॉलेज जो है वो पहुंचाए। थैंक यू सर। नमस्कार।